स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई, डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। शहर से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। उसका रंग फीका पड़ चुका था। दीवारों पर लंबे लंबे दरारें थीं और खिड़कियां टूटी फूटी। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे कि वहां अजीबो गरीब आवाजें आती हैं और जो भी रात में वहां जाता है वह वापस नहीं लौटता। राहुल को ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह एक युवा लेखक था जो डरावनी कहानियों की खोज में था। उसने तय किया कि वह उस हवेली में रात बिताएगा और सच्चाई सामने लाएगा। उसके साथ उसकी दोस्त मीरा भी थी, जो हमेशा उसकी हर बात में साथ देती थी। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। हवेली की ओर बढ़ते हुए राहुल की धड़कन तेज हो रही थी। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे पर जंग लगी हुई लोहे की घंटी लगी थी। राहुल ने धीरे से घंटी बजाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वे अंदर कदम बढ़ाने लगे, हवेली के अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। मीरा ने घबराते हुए पूछा, क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हाँ, हमें तो बस एक बार देखना है कि यहाँ क्या है। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर घना अंधेरा था। राहुल ने अपनी टॉर्च ऑन की। दीवारों पर सूखे पौधों के निशान और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, जैसे कोई दशकों से वहां नहीं आया हो। यहाँ कुछ तो जरूर छुपा है, राहुल ने कहा। मीरा ने दरवाजे के पास रखी एक पुरानी तख्ती उठाई, जिस पर कुछ शब्द लिखे थे, लेकिन वे अधूरे और धुंधले थे। हवेली के अंदर कदम बढ़ाते हुए उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली, जो किसी मेज पर रखी थी। राहुल ने वह किताब उठाई और उसे पढ़ने लगा। किताब में हवेली के इतिहास का जिक्र था। यह हवेली एक जमाने में एक अमीर जमींदार की थी, जिसे उसकी बेटी के अचानक मौत के बाद बंद कर दिया गया था। बाद में कई अजीब घटनाएं होने लगीं और लोग इसे छोड़कर चले गए। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली के अंदर की हवा ठंडी होती गई। अचानक ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आईं। कदमों की आहट, धीमी सी हंसी और कहीं से फुसफुसाहट। मीरा ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। मैं ऊपर जाकर देखता हूं, तुम नीचे रुको। राहुल सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा था जिसकी खिड़की टूट चुकी थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। कमरे के बीच में एक पुरानी झूलती कुर्सी धीमे धीमे हिल रही थी। राहुल ने आवाज लगाई, कौन है वहां? पर जवाब में केवल हवा की सरसराहट और दूर कहीं गहरी गुंजन सी सुनाई दी। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह झट से नीचे भागा, लेकिन जैसे ही उसने नीचे कदम रखा, पीछे से एक धीमी आवाज आई, मत जाओ, रुक जाओ। मीरा डर के मारे कांप रही थी। उसने राहुल को पकड़ लिया। दोनों ने फैसला किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए फिर से आएंगे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। राहुल और मीरा हवेली से बाहर आकर कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। हवेली में जो अनुभव हुआ था, वह दोनों के दिल दिमाग पर गहरा असर छोड़ गया था, लेकिन राहुल के मन में सवालों का अंबार था। वह आवाज क्या थी? वह परछाई किसकी थी? उसने खुद से बार बार पूछा। वहीं हवेली के बाहर एक झाड़ी के नीचे कुछ चमक रहा था। मीरा ने झुककर देखा तो एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़े थे और उसका आवरण फटा हुआ था। दोनों ने बिना देर किए उसे खोलना शुरू किया। डायरी एक लड़की की थी, जिसका नाम लिखा था अनिका। वह जमाने में उस हवेली की बेटी थी। डायरी में उसने अपने डर, खुशियां और हवेली में घट रही अजीब घटनाओं के बारे में लिखा था। जैसे जैसे राहुल पन्ने पलटता गया, उसे एक अजीब सी कहानी समझ आने लगी। अनिका ने लिखा था कि उसके पिता एक सख्त और गुप्त रहस्यों में उलझा हुआ आदमी था। हवेली के तहखाने में एक रहस्यमय कमरा था, जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। उसने कई बार वहां छिपकर देखा था कि उस कमरे में एक पुरानी प्रतिमा थी, जिसे देखकर उसका दिल डर से धड़क उठता था। डायरी में लिखा था कि एक रात उसे हवेली में भटकती एक लड़की की परछाई दिखाई दी थी, जो उसकी उम्र की ही लगती थी। वह लड़की उसकी मदद मांग रही थी,
पर अचानक गायब हो गई। अनिका ने भी कई बार अजीब आवाजें सुनी और डर के मारे अपने कमरे में बंद हो गई। क्या ये वही लड़की हो सकती है जो हमें हवेली में दिखी? मीरा ने पूछा। राहुल ने जवाब दिया, हवेली में जो भी है वह हमारे सामने आने को बेचैन है। हमें और खोज करनी होगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था जो हवेली के तहखाने का रास्ता दिखाता था। राहुल और मीरा ने फैसला किया कि अगली बार वे तहखाने में जाएंगे और उस रहस्यमय कमरे का सच जानेंगे। अगले दिन राहुल और मीरा फिर से हवेली के पास पहुंचे। उन्होंने पिछले दिन की डायरी और नक्शा साथ रखा था। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और हवेली के आसपास घना सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के अंदर घुसते ही दोनों ने महसूस किया कि वातावरण और भी भारी हो गया है। दीवारों से टपकती नमी और फर्श पर पड़ी धूल में अब भी पुरानी यादें जिंदा थीं। राहुल ने टॉर्च की रोशनी तहखाने के दरवाजे की ओर बढ़ाई, जहां डायरी में दिखाया गया नक्शा मिला था। तहखाने का दरवाजा पुराना और भारी था और उसे खोलने में काफी मेहनत लगी। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा और एक अजीब सी गंध दोनों के नाक तक पहुंची। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तहखाने के अंधेरे गलियारे में चलते हुए राहुल ने देखा कि दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए थे जो धीरे धीरे प्रकाश की किरणों में चमक रहे थे। मीरा ने बताया कि ये चित्र शायद हवेली के पुराने राज और कहानियां दर्शाते हैं। तभी गलियारे के एक कोने में एक टूटी खिड़की से बाहर की परछाई ने उनकी नजरें खींची। वह परछाई मानो किसी लड़की की थी, बिल्कुल उसी जैसी जो डायरी में अनिका ने देखी थी। परछाई ने अचानक उनके सामने प्रकट होकर घबराहट पैदा कर दी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हमें बताओ कि यहां क्या छुपा है। परछाई ने कुछ कहने की कोशिश की, पर उसकी आवाज एक धीमी गूंजती हुई फुसफुसाहट में बदल गई। उसके बाद हवेली में बिजली चमकी और एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ दरवाजा बंद हो गया। दोनों फंसे हुए थे और उस परछाई की रहस्यमयी मौजूदगी ने उनकी सांसें थाम ली। राहुल और मीरा तहखाने में बंद थे। दरवाजा जोर जोर से बंद हो गया था और हवेली के अंदर का अंधेरा उन पर भारी पड़ रहा था। राहुल ने कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन वह जाम था। मीरा का दिल घबराने लगा। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, उसने घबराए स्वर में कहा। राहुल ने अपनी टॉर्च ऑन की और आसपास का निरीक्षण शुरू किया। तहखाने की दीवारों पर कुछ पुराने निशान और खुरदुरे चित्र बने हुए थे। तभी दूर से एक तेज चीख गूंजी, इतनी डरावनी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। चीख कहीं ऊपर की मंजिल से आ रही थी। क्या कोई फंस गया है? मीरा ने कांपते हुए पूछा। राहुल ने जवाब दिया, हवेली में हर आवाज का अपना रहस्य होता है, हमें यह पता लगाना होगा। उन्होंने तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, पर जैसे ही वे ऊपर के सीढ़ियों की ओर बढ़े, चीख दोबारा गूंजी। इस बार और भी पास से। हवेली की हर दीवार जैसे चीख से गूंज रही हो। सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हर कदम पर धूल उड़ रही थी। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर राहुल ने देखा कि एक दरवाजा अध खुला था और अंदर से नीली रोशनी फैल रही थी। धीरे धीरे दोनों ने दरवाजा खोला और सामने था एक खाली कमरा, जिसमें एक पुरानी झूलती कुर्सी धीमी गति से हिल रही थी। राहुल ने धीरे कहा, यहां कोई है। तभी अचानक एक जोरदार चीख फिर से गूंजी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा अपने आप बंद होते ही राहुल और मीरा दोनों चौंक गए। कमरे में हवा ठंडी और गहरी हो गई थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी कमरे के चारों ओर घुमाई तो दीवार पर एक बड़ी धूल से जमी हुई तस्वीर दिखी। तस्वीर में एक परिवार था, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और बीच में एक लड़की जो डायरी की अनिका जैसी लग रही थी। पर तस्वीर में कुछ अजीब था। लड़की के चेहरे पर एक धुंधली परछाई थी जो जैसे तस्वीर के बाहर निकलकर किसी को देख रही हो। मीरा ने डरते हुए पूछा, क्या ये वही अनिका है? राहुल ने सावधानी से तस्वीर को छुआ, लेकिन अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। उनके सांसें भी ठंडी हो गईं। तभी तस्वीर की धुंधली परछाई अचानक से तस्वीर से बाहर निकलती हुई महसूस हुई। दोनों घबराकर पीछे हटे। कमरे के कोने में एक पुराना लॉकर था जिसमें ताले लगे थे। राहुल ने डायरी में लिखा एक पन्ना याद किया जिसमें तहखाने में एक छुपा हुआ लॉकर का जिक्र था। मीरा ने लॉकर को खोला और अंदर से एक संदूक निकला जिसमें कुछ पुराने कागज, एक और डायरी
और कुछ रहस्यमयी ताबीज थे। यह कोई सामान्य संदूक नहीं था, बल्कि हवेली की असली कहानी का द्वार था। राहुल ने तय किया कि वे इन कागजों और डायरी को पढ़कर हवेली के गहरे राज को समझेंगे, लेकिन दोनों को यह भी पता था कि अब डर सिर्फ एक शुरुआत है। राहुल और मीरा संदूक के कागजों को पढ़ने लगे। उनमें हवेली के पुराने मालिक के बारे में जानकारी थी। एक जमाने में ताकतवर जमींदार जिनका नाम था राघव सिंह। कागजों में लिखा था कि राघव सिंह ने एक प्राचीन ताबीज की रक्षा की थी, जो उनके परिवार की सुरक्षा के लिए था, लेकिन उसकी शक्ति का दुरुपयोग हुआ। डायरी में बताया गया था कि अनिका की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ताबीज की शक्तियों से जुड़ी एक भयानक घटना थी। हवेली के तहखाने में छुपा हुआ कमरा वास्तव में ताबीज को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, शायद हवेली की सारी अजीब घटनाएं इसी ताबीज की वजह से हो रही हैं। मीरा ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? राहुल ने जवाब दिया, हमें यह ताबीज ढूंढकर उसकी असली ताकत को समझना होगा, ताकि हवेली के प्रेत से छुटकारा मिल सके। तभी कमरे के बाहर एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दोनों ने घबरा कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली की दीवारें मानो धीरे धीरे उनके करीब आ रही हों। राहुल और मीरा जानते थे कि अब समय न था डरने का, बल्कि हवेली के रहस्यों को सुलझाने का। राहुल और मीरा ने ताबीज की खोज में तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में जाने का फैसला किया। उनके कदम धूप छांव वाली सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, जहां हर आवाज एक अजीब सी गूंज छोड़ती। तहखाने की दीवारों पर पुराने धार्मिक और रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे, जो किसी जादू या अनुष्ठान की निशानी लग रहे थे। राहुल ने धीरे से कहा, ये चिन्ह ताबीज की रक्षा के लिए बनाए गए होंगे। मीरा ने टॉर्च की रोशनी एक पतली दरार की तरफ बढ़ाई, जहां हवा का झोंका महसूस हो रहा था। वहां एक छोटा सा द्वार था, जो शायद उस कमरे का रास्ता था जिसकी डायरी में जिक्र था। जैसे ही उन्होंने वह दरवाजा खोला, उनके सामने एक अजीब सा कमरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, जला हुआ मोमबत्ती का आधार और बीच में एक मंच जिस पर ताबीज रखा था। ताबीज एक छोटा चमकीला लाल रंग का टुकड़ा था, जो हल्की रोशनी से चमक रहा था। राहुल ने सावधानी से उसे उठाया। तभी कमरे में ठंडी हवा के साथ एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुमने इसे छुआ है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मीरा ने घबराकर पूछा, यह कौन बोल रहा है? राहुल ने कहा, हवेली की आत्माएं हमें चेतावनी दे रही हैं, हमें सावधान रहना होगा। कमरे की दीवारें धीरे धीरे सिमटने लगीं और दोनों को एहसास हुआ कि अब उन्हें अपनी हिम्मत और समझ से ही बचना होगा। जैसे ही राहुल ने ताबीज को हाथ में लिया, कमरे की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं। एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक धीमी धीमी आवाज ने उनका ध्यान खींचा। आवाज एक लड़की की थी, जो दर्द और शिकायत से भरी थी। मुझे छोड़ो, मुझे आजाद करो। आवाज धीरे धीरे गूंजती रही। मीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हमें बताओ कि हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आवाज ने जवाब दिया, मैं अनिका हूं। इस ताबीज की ताकत ने मुझे यहां कैद कर दिया है। मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है और जो भी ताबीज को छूता है उसे अपनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। राहुल ने गंभीर होकर कहा, अगर हम तुम्हें आजाद करें तो हवेली का भय समाप्त हो जाएगा। हाँ, अनिका की आवाज ने उम्मीद जताई। मुझे मुक्त कर दो तो हवेली की सारी आत्माएं चैन पाएंगी, लेकिन इसका एक तरीका है जो बेहद खतरनाक है। मीरा ने पूछा, वो तरीका क्या है? तुम्हें इस हवेली के सबसे पुराने पेड़ के नीचे जाना होगा, जहां एक गुप्त द्वार है। उस द्वार के अंदर एक काला कुआं है, जहां ताबीज की शक्ति बंद है। ताबीज को वहां वापस रखना होगा और साथ ही मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान करना होगा। राहुल ने कहा, हम ये करेंगे, चाहे कितना भी खतरा हो। उन दोनों ने तय किया कि वे उस पेड़ के नीचे जाकर काले कुएं तक पहुंचेंगे और अनुष्ठान करेंगे, ताकि हवेली की सारी आत्माएं आजाद हो सकें। राहुल और मीरा हवेली से बाहर निकले और पुरानी नक्शे के अनुसार वे उस विशाल प्राचीन पेड़ की ओर चल पड़े, जो हवेली से थोड़ी दूर था। पेड़ की शाखाएं चारों ओर फैल चुकी थीं और उसके नीचे घना झाड़ झंखाड़ था। जैसे ही वे पेड़ के नीचे पहुंचे, उन्होंने जमीन पर एक छिपा हुआ द्वार देखा, जो मिट्टी और पत्थरों से ढका हुआ था।
राहुल ने सावधानी से मिट्टी हटाकर द्वार खोला। अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी। मीरा ने टॉर्च जलाई और दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे पहुंचकर वे एक काले रंग के कुएं के सामने खड़े थे, जिसकी दीवारों पर पुरानी लिपियां खुदी हुई थीं। राहुल ने ताबीज को सावधानी से कुएं में डालते हुए कहा, अब अनुष्ठान करना होगा। मीरा ने डायरी में लिखे प्राचीन मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़े, कुएं से नीली रोशनी निकली और हवेली की ओर एक शांति का एहसास फैलने लगा। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और अनिका की आत्मा एक नाजुक लेकिन शांत रूप में दिखाई दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। हवेली भी अब चैन से रहेगी। राहुल और मीरा ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि भय अब खत्म हो चुका है। राहुल और मीरा ने महसूस किया कि हवेली में जो भय था वह केवल अनिका की आत्मा तक सीमित नहीं था। अब भी हवेली में कई रहस्य छुपे हुए थे जो इंतजार कर रहे थे उजागर होने के लिए। वे वापस हवेली लौटे और अपने नोट्स के साथ सभी रहस्यों को जोड़ने लगे। उन्हें पता चला कि हवेली के तहखाने में एक छुपा हुआ कमरा था जहां राघव सिंह ने अपने गुप्त खजाने को छुपा रखा था। खजाने में प्राचीन किताबें, अमूल्य वस्तुएं और शायद कोई और भी रहस्यमयी ताबीज हो सकती थीं। राहुल ने कहा, हवेली की असली कहानी अब खुलने वाली है। हमें जल्द ही वह कमरा ढूंढना होगा। मीरा ने जवाब दिया, हाँ, और हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि जितना हमने देखा है उससे लगता है कि हवेली की आत्माएं हमें रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगी। वे दोनों तहखाने के उस छुपे हुए कमरे की तलाश में निकल पड़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी इस खोज में और भी खतरनाक मोड़ आने वाले हैं। राहुल और मीरा तहखाने में आगे बढ़ते हुए पुरानी दीवारों पर बने निशानों को पढ़ने लगे। निशान एक गुप्त कमरे की ओर इशारा कर रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा और ठंडी होती जा रही थी और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ दूर जाकर उन्होंने दीवार में एक छुपा हुआ दरवाजा पाया, जिसे खोलना आसान नहीं था। राहुल ने अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक लंबा अंधेरा कमरा सामने आया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा था। राहुल ने संदूक खोलते ही अंदर कुछ प्राचीन किताबें, गहने और एक चमकदार ताबीज देखा। तभी कमरे की हवा में एक ठंडी सिहरन सी दौड़ गई। मीरा ने डरते हुए कहा, शायद ये वही दूसरी ताबीज है जिसकी डायरी में जिक्र था। राहुल ने ताबीज को देखा और बोला, हमें इसे बहुत सावधानी से संभालना होगा। ये ताबीज भी हवेली के रहस्यों से जुड़ा है। कमरे के बाहर अचानक एक गहरी गर्जना हुई। हवेली की दीवारें जैसे कांप उठीं। राहुल और मीरा को समझ आ गया कि अब उनका सामना हवेली की अंतिम शक्ति से होगा। हवेली की दीवारें गड़गड़ा रही थीं, मानो कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। राहुल और मीरा दोनों ने तय किया कि अब पीछे हटना संभव नहीं। उन्होंने ताबीज को संभाला और अपने अंदर की हिम्मत जुटाई। कमरे की छत से अचानक एक पुरानी रस्सी लटकने लगी, जो नीचे की ओर एक गुप्त सुरंग का रास्ता खोल रही थी। दोनों ने उस सुरंग में जाने का फैसला किया, क्योंकि डायरी में लिखा था कि हवेली का अंतिम रहस्य वहीं छुपा है। सुरंग अंधेरी और संकरी थी, लेकिन उनके पास टॉर्च थी। धीरे धीरे वे सुरंग के अंत तक पहुंचे, जहां एक विशाल कक्ष था। उस कक्ष के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके हाथ में एक स्वर्ण माला थी। जैसे ही राहुल ने माला को छुआ, हवेली में तेज बिजली चमकी और एक गहरी आवाज गूंजी, जो भी इस माला को छुएगा उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। राहुल और मीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब वक्त था अपनी हिम्मत, समझ और प्यार की परीक्षा का। जैसे ही राहुल ने स्वर्ण माला छुआ, कक्ष के चारों ओर दीवारों पर प्रकाश की छायाएं उभरीं, जो पुरानी कहानियां और हवेली के अतीत को दिखा रही थीं। उन छायाओं में हवेली के राज, राघव सिंह का जीवन और उनकी गलतियों की झलक थी। मीरा ने कहा, शायद यही परीक्षा है। हमें समझना है कि राघव सिंह ने क्या किया और कैसे इस हवेली को शापित बना दिया। राहुल ने गहराई से सोचा और बोला, हवेली की सभी आत्माएं असल में राघव सिंह की गलतियों और लालच का फल है। हमें उनके किए को सही करने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी एक प्रकाश की किरण मूर्ति से निकली और एक पुराने कुएं का चित्र दिखाई दिया। चित्र में लिखा था कि राघव सिंह ने
अपनी लालच में ताबीज की शक्ति को गलत हाथों में दे दिया था, जिससे हवेली शापित हो गई। मीरा ने कहा, हमें उस कुएं तक जाकर ताबीज को वहीं वापस रखना होगा, तभी हवेली का शाप टूटेगा। राहुल और मीरा ने अपनी अगली योजना बनाई, लेकिन वे जानते थे कि रास्ता आसान नहीं होगा। राहुल और मीरा ने पुरानी डायरी के नक्शे को ध्यान से देखा। कुआं हवेली से दूर जंगल के बीच एक गुप्त स्थान पर था। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन सुबह ही रवाना होंगे। सुबह की पहली रोशनी के साथ दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता संकरा और घना था और हर कदम पर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। पेड़ों की शाखाएं मानो किसी छुपे हुए डर की कहानी कह रही थीं। राहुल ने कहा, हमें सतर्क रहना होगा, ये जगह किसी भी खतरे से खाली नहीं है। मीरा ने टॉर्च की रोशनी तेज की और दोनों आगे बढ़ते गए। कुछ घंटे बाद वे उस गुप्त कुएं के पास पहुंचे। कुएं के ऊपर एक पत्थर रखा था, जिस पर प्राचीन लिपि में लिखा था, यहां से ताबीज की शक्ति को मुक्त करो और हवेली को शांति दो। राहुल ने धीरे से ताबीज को उठाकर कुएं में रखा। अचानक हवा तेज हुई और आसपास के पेड़ हिलने लगे। जैसे ही ताबीज कुएं में पड़ा, नीली रोशनी फैली और हवेली की ओर शांति का एहसास पहुंचा। जैसे ही ताबीज कुएं में रखा गया, एक गहरी शांति फैल गई। हवेली और उसके आसपास की सारी आत्माएं जैसे एक साथ मुक्त हो गईं। राहुल और मीरा ने महसूस किया कि उस डर और साया का अंत हो गया है, जो वर्षों से उस जगह को घेर रखा था। हवेली में घुसते ही वे दोनों देख सकते थे कि पहले की डरावनी खामोशी अब दूर हो गई थी। दीवारों पर लगे चित्रों की मुस्कान फिर से जाग उठी और हवेली के पुराने फूल खिलने लगे। मीरा ने कहा, हमने जो किया वो सिर्फ एक ताबीज नहीं था, हमने इस जगह की आत्मा को आजाद किया। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब यह हवेली सिर्फ एक वीरान मकान नहीं, बल्कि एक कहानी की गवाह होगी। एक कहानी जो डर और विश्वास के बीच की लड़ाई है। दोनों ने मिलकर हवेली को संजोने का वादा किया, ताकि भविष्य की पीढ़ियां इस कहानी से सीख सकें। कुछ महीनों बाद राहुल और मीरा ने हवेली को नया रूप देने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि यह जगह अब सिर्फ एक डरावना मकान न रहे, बल्कि एक सुंदर स्मृति बन जाए, जहां लोग इतिहास और रहस्यों को जान सकें। हवेली की मरम्मत शुरू हुई। पुरानी दीवारों को सुधारकर खिड़कियों में रंग बिरंगे कांच लगाए गए और बगीचे में फूलों के पौधे लगाए गए। धीरे धीरे आसपास के लोग भी इस बदलाव को देखकर आकर्षित होने लगे। मीरा ने एक स्मारक बनाया, जिसमें हवेली की कहानी और अनिका की आत्मा की मुक्ति के बारे में लिखा गया था। लोग उस स्मारक को श्रद्धा से देखते और सोचते कि कैसे डर और अंधकार के बीच उम्मीद की किरण चमक सकती है। राहुल ने कहा, यहां से शुरू होती है एक नई कहानी, जहां डर पर विश्वास की जीत होती है। हवेली अब वीरान नहीं रही, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। जैसे जैसे हवेली की प्रसिद्धि बढ़ी, दूर दूर से लोग इसे देखने आने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हवेली के भीतर अब भी एक छुपा हुआ खतरा मौजूद था। रात के समय हवेली के गहरे तहखाने से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं। कोई अज्ञात शक्ति जो वर्षों से सोई हुई थी, अब धीरे धीरे जाग रही थी। राहुल और मीरा ने महसूस किया कि हवेली की असली लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। उन्हें फिर से तैयार होना होगा, इस बार एक और भी खतरनाक रहस्य का सामना करने के लिए। मीरा ने डर के साथ कहा, शायद हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राहुल ने हिम्मत बढ़ाते हुए जवाब दिया, हमें फिर से उस अंधकार का सामना करना होगा। इस बार हम और भी मजबूत होंगे। रात के सन्नाटे में राहुल और मीरा ने तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। हवा ठंडी और भारी थी और हर कदम पर उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वे जानते थे कि जो भी आवाजें आ रही थीं, वे किसी पुराने खौफनाक रहस्य का संकेत थीं। तहखाने में घुसते ही उनकी टॉर्च की रोशनी एक बड़ी धातु की तिजोरी पर पड़ी, जो पहले कभी ध्यान में नहीं आई थी। तिजोरी पर गुप्त प्रतीक उकेरे हुए थे, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखा था। राहुल ने धीरे से कहा, शायद ये तिजोरी हवेली के सबसे बड़े रहस्य को छुपाए हुए है। मीरा ने पुरानी डायरी से जो पढ़ा था, उसके अनुसार इस तिजोरी में एक और ताबीज हो सकता है, जो हवेली की शक्ति को बढ़ा सकता है या नष्ट भी कर सकता है। दोनों ने मिलकर तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक तिजोरी से एक ठंडी हवा निकली और कक्ष के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दरवाजा बंद होते ही
कमरे का तापमान अचानक गिर गया और अंधेरा घना हो गया। राहुल और मीरा ने अपने टॉर्च की रोशनी तेज की और तिजोरी के अंदर झांका। तिजोरी के भीतर एक छोटा डब्बा था जिस पर रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। राहुल ने धीरे से डब्बे को खोला तो उसमें एक चमकीली माला और एक पुरानी छवि मिली। छवि में हवेली के पहले मालिक राघव सिंह की तस्वीर थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब सी चमक रही थीं। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, "यह माला भी ताबीज की तरह लग रही है, और ये तस्वीर, लगता है कि राघव सिंह ने किसी तरह अपनी आत्मा को इस माला में बंद कर दिया था।" तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और एक गूंजती आवाज आई, "मेरे बिना यह हवेली अधूरी है।" राहुल और मीरा समझ गए कि हवेली में अब राघव सिंह की आत्मा भी मौजूद है और वह उनसे कोई जवाब चाहता है। हवा में गूंजती आवाज भारी होती चली गई, "तुमने मेरा ताबीज तो वापस किया, पर मेरी आत्मा अब भी भटकी हुई है। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन एक शर्त पर।" मीरा ने कांपती आवाज में पूछा, "क्या शर्त है?" राघव सिंह की आत्मा बोली, "जो गलती मैंने की उसका प्रायश्चित कोई और नहीं कर सकता। तुम दोनों में से एक को मेरी जगह इस हवेली से जुड़ना होगा, हमेशा के लिए।" राहुल चौंक गया, "क्या मतलब? कोई एक इस हवेली में कैद रहेगा?" आत्मा ने जवाब दिया, "तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा, या फिर मेरी आत्मा यहीं भटकती रहेगी और हवेली फिर से अभिशप्त हो जाएगी।" एक लंबा सन्नाटा छा गया। मीरा ने राहुल की ओर देखा और कहा, "मैं रह जाऊंगी, तुम जाओ। मैंने हमेशा महसूस किया है कि यह हवेली मुझसे कुछ कहती रही है। शायद यही मेरा भाग्य है।" राहुल ने उसकी बात काटते हुए कहा, "नहीं मीरा, अगर कोई रहेगा तो वो मैं होऊंगा।" अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं, जैसे यह निर्णय हवेली खुद सुन रही हो। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।